नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए शुरू करते हैं आज के समाचारों का सिलसिला। पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बूडा के पूर्व अध्यक्ष बाबू वाली ने अपने आवास एवं कार्यालय पर दीपावली की पूजा का आयोजन किया। मंगलगी में हजरत सैयद अमीरुद्दीन साहब दरगाह का उर्स मनाया गया। उड़पी में आग लगने से मछली पकड़ने वाली नावें और 10 करोड़ रुपए का सामान क्षतिग्रस्त। जेडीएस नेता कुमारस्वामी का कहना है कि कर्नाटक डीके शिव कुमार का गणराज्य नहीं है। हसनंबा मंदिर में 9 दिनों में 5.52 करोड़ रुपए एकत्र हुए। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें जीतेगी कांग्रेस? राहुल गांधी बोले, लिख कर रख लो। शिवराज की योजनाएं बंद नहीं होंगी। लाडली बहना योजना को लेकर कांग्रेस पर भड़क गए सीएम चौहान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। हर वर्ष की तरह इस साल भी दिवाली के अवसर पर बूडा के पूर्व अध्यक्ष बाबू वाली ने अपने आवास एवं कार्यालय पर दीपावली की पूजा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा, विधान परिषद सदस्य रघुनाथ राव मलकापुरे, गुत्तेदार गुरुनाथ कल्लूर, पार्षद शशि होसरली सहित अन्य नेता आदि ने पूजा में भाग लिया। इस मौके पर बाबू वाली ने मीडिया से भी बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। दीपावली के इस शुभ अवसर पर समस्त कर्नाटक के जनता को हार्दिक शुभाशय देते हुए परमालक्ष्मी सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसा प्रार्थना करता हूँ। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बीदर दक्षिण क्षेत्र के मंगलगी में स्थित हजरत सैयद अमीरुद्दीन साहब दरगाह का उर्स मनाया गया। उर्स के मौके पर नेता आदि दरगाह में हाजिरी देने का सिलसिला जारी है। इसी के तहत डीसीसी बैंक के उपाध्यक्ष अभिषेक पाटिल ने भी दरगाह में हाजिरी दी। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर केपीसीसी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सैयद समीउद्दीन का भी सम्मान किया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य की। उड़पी में आग लगने से मछली पकड़ने वाली नावें और 10 करोड़ रुपए का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। सूत्रों ने बताया कि मरम्मत कार्य के बाद जली हुई नौकाओं को मछली पकड़ने के लिए तैयार किया जा रहा था, जो आमतौर पर मानसून के मौसम के दौरान किया जाता है, जब वे समुद्र में प्रवेश नहीं करती हैं। उन्होंने बताया कि पटाखे फोड़ने के कारण आग लगी और जली हुई नौकाओं में पर्स सीन जैसी महंगी नावें, जाल, सहायक उपकरण और घाट क्षेत्र के पास खड़ी 3 बाइक भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल नुकसान 10 करोड़ रुपए आंका गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार पिछली मछली पकड़ने वाली नौकाएं श्री गुरु, मूकांबिका, प्रियदर्शिनी, यशेश्वरी, श्री मंजुनाथ, सीफल, मधुश्री, गुरुप्रसाद और जलरानी आग में नष्ट हो गई हैं। 50 लाख रुपए के जाल के सेट और छोटी नावें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आग पर काबू पाने के लिए कुंदापुर, बिंदूर और उड़पी से 4 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि कर्नाटक उनका गणतंत्र नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री शिव कुमार ने बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे और सोच रहे थे कि जेडीएस नेता का राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की 5 गारंटी और चुनाव पूर्व वादों से क्या संबंध है। कुमारस्वामी ने चुनावी राज्य तेलंगाना में अपने वादों को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और शिव कुमार पर निशाना साधा। जेडीएस नेता ने पड़ोसी राज्य में बड़े वादे करने के लिए उनकी आलोचना की थी। हालांकि उन्होंने कर्नाटक में 5 प्रमुख गारंटियों के कार्यान्वयन में कमियों को संबोधित नहीं किया। पिछले 9 दिनों में जब से हसनंबा मंदिर को खुला रखा गया है, मंदिर प्रशासन ने 1000 रुपए और 400 रुपए के विशेष प्रवेश टिकट और लड्डू प्रसाद बेचकर 5.52 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं। मंगलवार तक मंदिर खुला रहने से राजस्व 6.50 करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। प्रसिद्ध मंदिर साल में केवल कुछ दिनों के लिए खुला रहता है और राज्य भर से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। सहायक आयुक्त और मंदिर प्रशासक मारुति गौड़ा ने बताया कि 28,052 लोगों ने 1,000 रुपए के टिकट खरीदे, जबकि 71,885 लोगों ने 400 रुपए के टिकट खरीदे। शनिवार को 1.5 लाख से अधिक भक्तों ने मंदिर में दर्शन किया, लेकिन रविवार को यह संख्या कम हो गई। मंगलवार आखिरी दिन है जब मंदिर खुला रखा गया। अब महिला यात्री डिजी लॉकर ऐप का उपयोग करके अपने फोन पर अपना स्थानीय निवास प्रमाण प्रस्तुत करके शक्ति योजना के तहत राज्य सरकार की बसों में यात्रा कर सकती हैं। इसे उनकी आईडी की हार्ड कॉपी, मूल या फोटोकॉपी ले जाने की पहले की आवश्यकता खत्म हो गई है। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम केएसआरटीसी, कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम केकेआरटीसी और उत्तर पश्चिम कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम एनडब्ल्यू केएसआरटीसी में महिला यात्रियों ने बार बार अधिकारियों से शिकायत की थी। कंडक्टर उन पर टिकट खरीदने के लिए जोर दे रहे हैं।
अगर वे ऐसा करने में विफल रहे, मूल आईडी या फोटोकॉपी ले जाए। हालांकि महिला यात्रियों के लिए डिजी लॉकर ऐप के माध्यम से अपनी आईडी प्रस्तुत करने का प्रावधान है, लेकिन कई कंडक्टर इसे अस्वीकार कर रहे थे और हार्ड कॉपी पर जोर दे रहे थे। हमें अपने मोबाइल फोन के पीछे आईडी कार्ड रखना पड़ता था, क्योंकि कंडक्टर आईडी को सत्यापित करने और फिर शून्य टिकट जारी करने की जल्दी में होते थे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अब अपने आखिरी चरण में है। राज्य की 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान किए जाएंगे। इसी बीच कांग्रेस और भाजपा के सभी दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में सभाएं कर रहे हैं और पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी राज्य के विदेशी जिले में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि कांग्रेस पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीतेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विदिशा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आप लिख लो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीटें देने जा रही है। राहुल ने कहा कि आज से 5 साल पहले जनता ने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी और फिर भाजपा ने मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को चोरी किया। राहुल ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने सौदा करके जनता के निर्णय को कुचलने का काम किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हम बीजेपी से लड़ते हैं, हमने उन्हें कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हराया, लेकिन नफरत से नहीं। राहुल ने कहा कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, हम अहिंसा के सिपाही हैं, मारते नहीं हैं, लेकिन हमने उन्हें प्यार से भगाया। वाओ। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब केवल 2 दिन बचे रह गए हैं। राज्य में भाजपा और कांग्रेस समेत सभी दलों के दिग्गज नेता रैलियां कर रहे हैं और एक दूसरे पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। इसी बीच चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस द्वारा प्रदेश की लाडली बहना योजना पर सवाल उठाने को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान भड़क गए। उन्होंने कांग्रेस पर कड़ा निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस लाडली बहना योजना के खिलाफ थे और अब भी वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि योजना बंद कर दी जाएगी। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दावा करते हुए कहा कि मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं बंद नहीं होंगी। ओबेरॉय ग्रुप के मानद चेयरमैन पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय का आज मंगलवार को 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। भारत में होटल व्यवसाय को नई दिशा देने वाले पीआरएस ओबेरॉय का काफी अहम योगदान माना जाता है। उन्होंने साल 2022 में ईएचआई लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और ईएचआई एसोसिएटेड होटल्स लिमिटेड के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया था। भारत में होटल बिजनेस को आगे बढ़ाने और इसे एक नई दिशा देने के योगदान के लिए भारत सरकार ने पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय को साल 2008 में भारत की दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। उन्हें इंटरनेशनल लग्जरी ट्रैवल मार्केट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा उन्हें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड, होटल्स मैगजीन यूएसए द्वारा कॉर्पोरेट होटेलियर ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार आदि से भी सम्मानित किया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में सतर्कता मंत्री आतिशी ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में मुख्यमंत्री को 650 पन्नों की एक प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है। बता दें कि भ्रष्टाचार का यह मामला मुख्य सचिव नरेश कुमार और उनके बेटे से जुड़ा हुआ है। नरेश कुमार पर उनके बेटे को लाभ पहुंचाने का आरोप भी है। इसी मामले में सतर्कता मंत्री आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है।
वहीं सीएम को रिपोर्ट सौंपने के बाद इस मामले पर राजनीति भी गर्म हो गई है। कुछ लोगों का मानना है कि नरेश कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और यह आरोप गंदी राजनीति के तहत लगाए जा रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के सूत्रों के अनुसार दिल्ली की सतर्कता मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को 650 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है। जांच में दावा किया गया है कि मुख्य सचिव ने अपने बेटे की कंपनी को 850 करोड़ रुपए का अवैध लाभ पहुंचाया। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया कि साल 2015 में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास केवल 75 लाख रुपए में जमीन खरीदी गई थी। वहीं अब इस जमीन का महंगे रेट पर अधिग्रहण हुआ, जिसके बाद कंपनी को 850 करोड़ का फायदा हुआ। रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। इजराइल और हमास के बीच जंग को 38 दिन हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी जंग जारी है। इजराइल गाजा पर लगातार और ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। गाजा की कई इमारतें कब्रिस्तान बन गई हैं। यही नहीं, गाजा के मुख्य शिफा अस्पताल में कई लोग डर के मारे फंसे हुए हैं। इस जंग में अब तक करीब 13,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने गाजा में अब तक 400 से अधिक ठिकानों को बर्बाद कर दिया है। इसी बीच हमास द्वारा बंधक बनाए गए 250 इजरायली नागरिकों को छुड़ाने के लिए इजराइल की आर्मी लगातार प्रेशर बना रही है। इसी बीच हमास ने भी इजराइल पर एक बड़ी शर्त रख दी है। आतंकी संगठन हमास की सैन्य शाखा ने सोमवार को इजराइल पर कैदी अदला बदली योजना के तहत गाजा में बंधक बनाए गए दर्जनों बंधकों को रिहा करने के संभावित कतर की मध्यस्थता वाले सौदे में देरी करने का आरोप लगाया है। इस्लामी आंदोलन के सशस्त्र विंग के प्रवक्ता उबैदा ने कहा, कतर की मध्यस्थता ने इजरायली जेलों में बंद 200 फिलिस्तीनी बच्चों और 75 महिलाओं के बदले में 100 इजरायली बंधकों को रिहा करने के प्रयासों का नेतृत्व किया है। उन्होंने एक ऑडियो बयान में कहा, हमने मध्यस्थों को सूचित किया है कि अगर हम 5 दिन का संघर्ष विराम हासिल कर ले और पूरे गाजा पट्टी में हमारे सभी लोगों को सहायता पहुंचा दे तो हम बंधकों को रिहा कर सकते हैं, लेकिन दुश्मन टालमटोल कर रहा है। भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक तनाव अब तक जारी है। कनाडा के पीएम ट्रूडो द्वारा भारत को लेकर दिए गए बेमतलब के बयानों के बाद भारत ने कनाडा के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। वहीं अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की समीक्षा बैठक में भी भारत ने कनाडा को हिंसा, उग्रवाद को बढ़ावे जैसे कई मुद्दों पर सख्त सलाह दी है। आइए जानते हैं पूरा मामला। भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कनाडा में मानव तस्करी जैसे मुद्दों से निपटने की रिपोर्ट को स्वीकार किया। भारत ने यह भी सिफारिश की कि कनाडा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग, विशेषकर हिंसा भड़काने को रोकने के लिए अपने घरेलू ढांचे को मजबूत करे। इसके अलावा भारत ने कनाडा से चरमपंथ को बढ़ावा देने वाले समूहों की गतिविधियों को अस्वीकार करने, धार्मिक और नस्लीय अल्पसंख्यकों के पूज्य स्थलों पर हमलों को रोकने और घृणा भाषण को रोकने को भी कहा। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। मांग में सिंदूर, लाल लहंगा पहने दिखी प्रियंका चोपड़ा तो शेरवानी पहने विदेश में निक जोनस का दिखा देसी अंदाज। अब समाचार खेल जगत की। वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीतने वाली टीम होगी मालामाल। आईसीसी ने किया प्राइज मनी का ऐलान। आखिर में समाचार बाजार की। आईआरसीटीसी लाया दक्षिण भारत घूमने का टूर पैकेज। 11 रात 12 दिन का है कार्यक्रम। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बूडा के पूर्व अध्यक्ष बाबूवाली ने अपने आवास एवं कार्यालय पर दीपावली की पूजा का आयोजन किया। मंगलगी में हजरत सैयद अमीरुद्दीन साहब दरगाह का उर्स मनाया गया।
उडुपी में आग लगने से मछली पकड़ने वाली नावें और 10 करोड़ रुपए का सामान क्षतिग्रस्त। जेडीएस नेता कुमारस्वामी का कहना है कि कर्नाटक डीके शिव कुमार का गणराज्य नहीं है। हसनंबा मंदिर में 9 दिनों में 5.52 करोड़ रुपए एकत्र हुए। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें जीतेगी कांग्रेस? राहुल गांधी बोले, लिख कर रख लो। शिवराज की योजनाएं बंद नहीं होंगी। लाडली बहना योजना को लेकर कांग्रेस पर भड़क गए सीएम चौहान। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।